डॉक्टर त्रिवेदी एक साइकेट्रिस्ट तो आप हैं, काफी फेमस मनोचिकित्सक भी हैं, सीनियर साइकेट्रिस्ट भोपाल हैं और हमेशा मैं आपको अखबारों में भी पढ़ती रहती हूँ, चाहे दैनिक भास्कर हो, समय जगत हो, पत्रिका हो, हरिभूमि हो। हर बार सुबह एक नया अखबार आता है और डॉक्टर त्रिवेदी का लेख उसमें जरूर पढ़ने को मिलता है। तो प्रिंट मीडिया में आपको लेखन का भी काफी शौक है, इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ प्रिंट भी आपको अक्सर कवर करता है। तो जो लेखनी की शुरुआत कहाँ से हुई? बेसिकली कोर है जो मैं जिस क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ वहाँ पर पढ़ने लिखने में लोग बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हैं और मेरा मीडिया का बैकग्राउंड भी रहा है। मेरे दादाजी भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, भाई साहब भी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जो मेरा कोर था वो मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता थी कि मुझे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम करना है, क्योंकि यहाँ ट्रीटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि उनको प्रॉब्लम है। तो इसलिए मुझे हिंदी लेखन में आना ही था, क्योंकि उसके जो अखबार है बड़ा सशक्त माध्यम है। आज की डेट में आप कहें कि डिजिटल मीडिया बहुत ग्रो कर रहा है, बट प्रिंट का यार कोई मैच नहीं है। प्रिंट में चीजें प्रामाणिक होती हैं और प्रिंट के जो लोग हैं उनसे बड़ा प्यार मिला, उनसे बड़ा सपोर्ट मिलता है कि मेंटल हेल्थ में मुझे इस काबिल समझते हैं कि मेरे ओपिनियन लेते हैं। तो इस कारण से वो एक सीरीज जैसा चलता है और मैं सामायिक मुद्दों पे भी लिखता हूँ कि अगर कोई घटना हो रही है, जैसे उदाहरण के लिए अभी भोपाल में कल परसों आपने सुना होगा कि एक डॉक्टर दंपति का साइबर अरेस्ट की बहुत घटनाएं आ रही है। तो आज मैंने मीडिया में एक नया उसमें बोला है कि जो फोकस है वो साइबर अरेस्ट पर नहीं करें, फोकस करें मेंटल अरेस्ट पर, क्योंकि वो बेसिकली आपकी मानसिक असुरक्षाओं का लाभ उठाया जा रहा है, ना कि उसमें साइबर का रूट साइबर है लेकिन अरेस्ट माइंड का हो रहा है। तो ये बात बहुत लॉजिकल लगी। तो सामायिक विषयों पर अगर हम लोगों को जागरूक करते हैं मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ करके, तो लोगों को ज्यादा बेहतर ढंग से हम समझा भी सकते हैं और उससे निकलने के उपाय भी बता सकते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं लिखता रहूं मेंटल हेल्थ पर, और ताकि लोग इसके पीछे इसको समझ सकें और इसके वैज्ञानिक आधारों को समझ सकें। नाउअडेज लोग साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट को भी एक अलग वे में देखते हैं। आज का जो हमारा समाज है कहीं ना कहीं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो कई लोग इसे आप समझते हैं कि आप पागल के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पागलों के डॉक्टर से आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो समाज हमें किस दृष्टि में लेगा, तो लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं और रूढ़िवादी जो सोच है, टोना हुआ, टोटका हुआ, इस और हमारा समाज जा रहा है और बेसिकली जो इसका रीजन है वो कैच नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें कहीं से कहीं तक लोग और समाज की गलती नहीं। हम इन अवधारणाओं में घिरे हुए थे पहले से। इसका जो वैज्ञानिक आधार है उसका प्रचार प्रसार जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी रही है। तो लोग इसे कई बार पुराने जन के बुरे कर्मों का नतीजा, भूत पिशाच का कॉन्सेप्ट लाते हैं, कई बार बहुत सारी रूढ़िवादिताएं अंधविश्वास से जोड़ करके देखते हैं। इसकी वजह से ये कलंक का भाव अभी तक लोगों में बना हुआ है और लोग उन व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया करते थे, जिसके चलते स्टिग्मा और बढ़ता चला गया कि अगर मेरे किसी परिजन को हुआ और बाहर पता चला तो लोग हो सकता है उसे डिस्कार्ड कर दें, हो सकता है कोई रिलेशनशिप नहीं रखे, हो सकता है उसे जॉब से निकाल दिया जाए। तो ऐसी रूढ़िवादिताओं के चलते लोग इससे डरते हैं, लेकिन समय के साथ चीजें बदल रही हैं। इसके वैज्ञानिक आधार जो है लोग अब धीमे धीमे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग डिमांड में आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब तक मेरे मन का कलंक मेरे मन में अगर है ये, तो ही मुझे दूसरे की बात चुभेगी। यूजुअली, हालांकि एक बिल्कुल दूसरे डोमेन में हम पहुंच गए, जब तक मेरे अंदर किसी पर्टिकुलर बात के लिए कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तब तक वो बात मुझे नहीं चुभेगी। तो अगर मेरे अंदर है ऐसा कि मुझे लोग क्या समझेंगे, समाज क्या कहेगा, तो समाज से ज्यादा भाई आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम है, समाज को नहीं है। तो हमारे अंदर रखना होगा कि ये मानसिक स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य का एक हिस्सा है और ब्रेन के केमिकल चेंजेस, ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से हमें व्यवहार में समस्याएं आ सकती हैं, जिसका पूरी तरीके से वैज्ञानिक आधार मिल चुका है। इसके प्रभावी इलाज संभव है, लाखों लोग इसका इलाज लेकर के अपना जीवन यापन सामान्य तरीके से कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य की तो हम बात कर रहे हैं, साथ में अभी एक प्रश्न मैं और पूछना चाह रही हूँ। रूढ़िवादी जो सोच है कहीं ना कहीं डेवलप है, जो छोटे छोटे एरिया है, टाउन हुए, गांव हुए, वहाँ लोग ये मेंटल हेल्थ को अभी भी समझ नहीं पाए हैं कि मानसिक स्वास्थ्य जैसी भी एक चीज दुनिया में है। तो वो लोग परेशान होके झाड़ा फूकी जो एक चीज चलती है कि भूत पिशाच आ रहे हैं, बॉडी पैनिक हो रही है, बॉडी श्रिंक हो रही है, कप रहे हैं लोग, उनको एक अनुभूति हो रही है कि उनके अंदर एक आत्मा का प्रवेश हो रहा है। इस तरीके के भी केसेस मैंने देखे हैं और वो ऐसे जो बाबा बैरागी होते हैं उनके पास जाते हैं, वो उनका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट भी करते हैं। आप इसको हास्य के विषय में भी ले सकते हैं, कई लोगों के लिए कॉमेडी का विषय भी बन जाता है, लेकिन जिन लोगों को हो रही है उनके लिए काफी सीरियस समस्या है।
और अंधविश्वास के माध्यम से ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। उनको खुद अपने आप में प्रिटेंड होने लगता है कि मेरे अंदर किसी की आत्मा आ गई है और मैं उसी वे में सोच रहा हूँ, या मुझे किसी चीज़ ने पकड़ा हुआ है। तो ये क्या है? क्या ये मेंटल इलनेस है? निश्चित तौर पर इसमें जो आपने बात बताई आत्मा का प्रवेश या मैं कोई दूसरा आदमी हूँ ऐसा महसूस होना, साइकेट्री की भाषा में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर या सीजोफ्रेनिया के केसेस में व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो वास्तव में नहीं है, उसके अंदर कुछ प्रवेश कर गया है। तो ये मेंटल इलनेस के संकेत हो सकते हैं। और कई बार इसमें ऐसा होता है कि हमारे मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे मन में कोई एंजाइटी है, कोई ऐसी बात है जो सप्रेस्ड है, तो कई बार हम अपनी पर्सनालिटी को डिसॉल्व सा महसूस करते हैं। इसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। और कई बार सीजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक रोगों में भी ऐसा हो सकता है। बात आपने की झाड़ फूक की, तो ये जो परंपराएं हैं ये आज डेवलप नहीं हुई जी, सदियों से है, बहुत समय से चला आ रहा है। और चूंकि कई बार ये होता है, इसमें विश्वास जो है, फेथ हीलिंग कई बार काम भी कर जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति में काम किया, उसने अपने सारे रिश्तेदारों को अपने गांव में बताया कि यार मैं तो गया था, इसको देवी आ रही थी, मैंने उन बाबा के पास में गया या उन तांत्रिक के पास गया, वो ठीक हो गया। तो हो रहा है वो एक जो उसका नेचुरल कोर्स है डिसऑर्डर का, उसके हिसाब से ठीक हो रहा है। पर जो क्रेडिट मिल जाता है तो उसमें और वो विश्वास और मजबूत हो जाता है। जैसे आपने तो ये बात करी दिव्या, इसको छोड़िए, आप देखिए कोरोना में आइए, कोरोना में क्या हुआ, आपने अगर एजिथ्रोमाइसिन खाई है, आपने उससे ठीक हुई, तो आपको क्या लगेगा, एजिथ्रोमाइसिन ठीक हुई। फलाने व्यक्ति ने कोई काढ़ा पिया, उसको लग रहा है कि वो काढ़ा उसके लिए सर्वश्रेष्ठ इलाज हो सकता है। किसी ने हो सकता है कि मैंने केवल एंटी एलर्जिक दवाई खाई, उससे ठीक हो। कोई बोल रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं फिर भी ठीक हो गया। तो हर आदमी का परसेप्शन अलग अलग बन जाता है। जिसके लिए जो ट्रीटमेंट लग जाए, जो दवा लग जाए या दुआ लग जाए, अगर वो उससे ठीक हो रहे हैं तो उनके लिए वो ज्यादा बेहतर है। और ठीक होने की भी परिभाषा अलग अलग हो सकती है। डॉक्टरी के हिसाब से ठीक होना इज डिफरेंट, और मरीज के हिसाब से ठीक होना इज डिफरेंट। मरीज के परिजनों के हिसाब से ठीक होने की परिभाषा बिल्कुल अलग अलग। बिल्कुल। अब हम एक दूसरे विषय में बात करेंगे, घबराहट होना, एंजाइटी होना, बार बार एक ही चीज सोचते रहना, लगातार विचार आना, उनसे उभर ना पाना। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? काफी लोग अभी इसे पहचान नहीं पाए हैं। या एक ही व्यक्ति से लगाव हो जाना, बार बार उसके विषय में सोचते रहना, अपने कैरियर पर फोकस न कर पाना, और आपको अंदर से लग रहा है कि मैं पैनिक हो रहा हूँ। तो इसके लिए लोग क्या करें और कैसे समझे इस बीमारी को? देखिए साइकियाट्री में दिव्या, देखो आप, बड़ा सिंपल सा एक है कंसेप्ट कि हर इंसान को एंजाइटी होती है। मुझे भी एंजाइटी होती है, आपको भी एंजाइटी होती है, हमारे बेनी साहब लगे हैं कैमरे पे, उनको भी हो सकता है एंजाइटी होती हो। तो अगर कोई भी इमोशन मुझे मेरे काम में प्रॉब्लम कर रहा है, सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन, मैं उसकी वजह से अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, मेरा जीवन यापन मुश्किल हो रहा है, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, तो वो एक साइकियाट्री का डिसऑर्डर है। वहां पर एक बाउंड्री रखनी है। एंजाइटी डिसऑर्डर में बार बार विचार आना, एक ही विचार से घिरे रहना, ओवर थिंकिंग का शिकार होना, और कई बार उसमें बॉडी में भी लक्षण आते हैं, दिल की धड़कन बढ़ी हुई लगना, मुंह सूख जाना, हाथ पैर में थरथराहट आना, ऐसा लगना कि अब आपकी डेथ ही हो जाएगी, ऐसे लक्षण भी आ सकते हैं। तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर की निशानी होती है। कई बार इन केसेस में लोग मुझे लगता है कई बार हार्ट स्पेशलिस्ट के पास में चले जाते हैं, कई बार फिजिशियन के पास में चले जाते हैं, और चूंकि शारीरिक लक्षण डोमिनेट करते हुए से दिखाई देते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा हमारी कमजोर है कि यहाँ पर हमें क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट से मिलने की जरूरत है। तो हमें लगता है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को लगता है सिर की प्रॉब्लम है, किसी को पेट की प्रॉब्लम है। तो कई बार हमारे पास लोग कम से कम 10 से 15 डॉक्टर्स को दिखाने की बात आते हैं। कई बार गाँव में भी ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के तो खेत तक गिरवी रखे हम लोगों ने देखे हैं कि वो बार बार इलाज करते जा रहे हैं, जिसे हमारी भाषा में डॉक्टर शॉपिंग कहा जाता है। कि इन लोगों को ये ट्रस्ट नहीं होता कि हमें मानसिक रोग की कोई समस्या हो सकती है, इसलिए बार बार फिजिशियन के पास में जाते रहते हैं और कई सारी जांचों के थ्रू गुजरते हैं। एक ही जांच 10, 15, 20 बार होना बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है दिव्या, हम लोगों के जो हम लोगों की क्लिनिकल प्रैक्टिस है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है, मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, और ये शारीरिक लक्षण, मानसिक लक्षण दोनों के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो जो दिव्या ने लक्षण बताए, अगर वो लक्षण आप या आपके किसी परिजन में है, तो मुझे लगता है आपको नियरेस्ट साइकियाट्रिस्ट को विजिट करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर त्रिवेदी ने बताया कि एंजाइटी के तमाम लक्षण हो सकते हैं। अगर आप उनको पहचान पा रहे हैं तो आप सीनियर साइकियाट्रिस्ट या जो भी नियरेस्ट हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब इसी विषय में, इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं पैनिक फोबिया, हाथ पैर श्रिंक करना, घबराना, पैनिक हो जाना,
और उसके तौर पर आप अल्कोहल यूज कर रहे हैं, सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आपका ब्रेन रिलीफ फील कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको फिर से वैसा ही महसूस हो रहा है। तो कुछ समय के लिए, आधे घंटे के लिए आपने अल्कोहल या धूम्रपान किया, उससे आपको अच्छा लगा, फिर आपकी कंडीशन ऑलमोस्ट सेम हो गई है। तो ये इसको कैसे लोग समझे और कैसे इससे बचे? क्या वाकई में उन्हें पैनिक फोबिया का ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखिए क्या है कि कहने को वो शराब या सिगरेट है जी, लेकिन बॉडी के लिए वो क्या है? केमिकल है। तो आप कुछ ना कुछ तो ले रहे हो ना, उसका शेप गोल नहीं है, उसको डॉक्टर ने नहीं लिखा है, बट कोई तो केमिकल आप ले रहे हैं ना, चाहे वो मर्जी से ले निकोटिन हो या इथेनॉल हो, है तो वो केमिकल कंपाउंड। उसका शेप एक किसी में बोतल में है और या किसी कोई पत्ते में कोई चीज भरी हुई है, किसी फॉइल में भरी हुई है। तो नशा जो है हमारे देश में कई बार मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के निपटारे के लिए अस्वस्थ तरीका है। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत तात्कालिक रूप से हमें कम होती हुई सी दिखाई देती है, लेकिन लंबे समय में अगर हम देखें तो ये समस्या को और बढ़ाने का काम करता है। कैसे? मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है, मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया कि चल यार सुट्टा मार करके थोड़ा सा हल्के हो लेते हैं। वाकई में राइट। मैंने सुट्टा मारा और मैं हल्का हो गया। तो अब मुझे लग रहा है कि यार जब मुझे एंजाइटी हुई तो मैं सिगरेट पीने लगा। तो 15 साल, 20 साल, 30 साल के बाद जब मेरी एंजाइटी ने विकराल रूप लिया, साथ ही साथ स्मोकिंग के दूसरे इफेक्ट मेरे लंग्स पे पड़े, मेरी स्किन पे पड़े, बहुत सारे रोगों को उसने बढ़ावा दिया, तब तक मेरा डिसऑर्डर आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सिगरेट की वजह से मुझे एंजाइटी में तुरंत रिलीफ मिल जाता था। हाँ, तो मुझे लगता था यार कोई जरूरत ही नहीं। तो ना केवल उसने आपको लाभ दिया तात्कालिक, बल्कि लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि आपका डिसऑर्डर का जो टाइप है वो और विकराल होता चला गया, समस्याएं और बढ़ती चली गई, साथ में जो फाइनेंशियल लॉस हुआ नशा करने से। तो इसकी वजह से अगर आपको कोई भी स्ट्रेस, तनाव के लक्षण दिखाई दे तो कभी भी नशे का इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। कोई भी सेफ लिमिट नहीं। बहुत सारे लोगों को ये भी भ्रम रहता है कि 30 ml तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अरे भाई, कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता। जी जी। 60 ml तो उन्होंने मुझे बताया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। WHO की आप जब गाइडलाइंस देखेंगे, WHO की वेबसाइट में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक कार्सिनोजेनिक है। शराब से कैंसर भी होता है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी लिमिट इसमें सेफ नहीं है। आप कभी भी तनाव में आए, अनिद्रा में आए, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, पैनिक अटैक आए तो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपको नजदीकी मनोचिकित्सक से सलाह लेनी है ताकि आपका ट्रीटमेंट वैज्ञानिक आधार पर हो सके। हो सकता है कि आपको लगे कि यार मैं साइकियाट्रिस्ट के पास में जाऊं तो वो लोग दवा दे देंगे, मैं दवा का आदी बन जाऊंगा, लेकिन एट द सेम टाइम वही पर्सन सिगरेट के बारे में ऐसा नहीं सोच रहा होता है। जी, वो दवा के बारे में डरेगा लेकिन सिगरेट आराम से पीता है। एक उसका वो इंटरेस्ट भी आ जाता है कि अगर मैं सिगरेट पीऊंगा तो मुझे रिलीफ भी मिलेगा, और उसका एक शौक भी धीरे-धीरे डेवलप हो जाता है। इंटरेस्ट से भी ज्यादा है कि जो ब्रेन में चेंजेस आते हैं वो तात्कालिक रिलीफ देते हैं, सेंस ऑफ वेलबींग देते हैं। इससे कंडीशनिंग होती है कि मुझे ये ब्रेन को टीच कर दिया है मैंने कि मुझे सिगरेट से एंजाइटी दूर होती है, तो मैं उसे पी लेता हूं। तो ये सबसे आसान तरीका भी होता है लोगों के लिए कि डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लिखेंगे, दवाई कौन लेगा दवाई। आज के दौर में लोग बहुत तत्कालीन, अगर आपको किसी चीज से रिलीफ मिल रहा है वैसे देख रहे हैं। भाई सिगरेट दुकान पे जाएंगे, एक टपरी पे सिगरेट ली, सिगरेट पियेंगे, या किसी पार्टी में गए तो वहाँ ड्रिंक की तो उनको रिलीफ भी हो रहा है, और फिर वहाँ उनका एक माहौल भी क्रिएट हो रहा है। माहौल की बात करिए आपने, जो पीयर प्रेशर है कि भाई बंदा तो कूल है जी, बंदा ने वो 2 डाउन है, 4 बियर डाउन है, उसने 4 सुट्टे उड़ा दिए, तो ये भी साथ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम नशे की बात करें तो जो जेनेटिक रोल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद पीयर प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नशे की शुरुआत में, नशे के मेंटेनेंस में, और वैलिडेशन एक चाहिए होता है लोगों को कि अगर शामिल नहीं हो पाएंगे, ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, ग्रुप से बाइकआउट कर दिया जाएगा, वो पार्टी के लिए मुझे कॉल नहीं करेंगे, यार वो पूरा का ग्रुप चला जाता है। तो कई बार इस दबाव में भी बच्चे आ जाते हैं और वो नशे की शुरुआत कर देते हैं। इसलिए मैं हमेशा पीयर प्रेशर को डील करने की भी वकालत करता हूं कि कैसे हम नो कहना सीखें। हमें नो कहना एक आर्ट है, एक लाइफ स्किल है, जहां पर हमें नो कहना जरूरी होगा। आपकी एक टैगलाइन भी है शायद, मैंने आपके व्हाट्सएप उसमें भी देखा था, आपने लिखा हुआ से यस टू लाइफ। उससे आप क्या डिनोट करना चाहते हैं? से यस टू लाइफ की बात करें तो मैं आत्महत्या के विरुद्ध काम कर रहा हूं ताकि लोग जीवन के महत्व को समझ सकें। क्योंकि आत्महत्या के बारे में जो बात करना है वो काफी सेंसिटिव विषय होता है, तो मैंने इसका एक उल्टा कैंपेन शुरू किया कि हम जीवन के महत्व पर बात करें कि क्यों हम अपनी स्वाभाविक मृत्यु को ही चुने
और जीवन अपना प्रॉपर ढंग से जिए। तो इसलिए मैंने कई बार इसे सोशल मीडिया में अभियान के रूप में चलाया और इसके तहत मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में करता रहता हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड लोगों को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में अवेयर करता रहता हूँ और लोगों को प्रमोट करता हूँ कि वो बताएं कि वो क्यों जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि हमें कोई ना कोई कारण हमेशा हमारे पास में रहता है कि वो हमें इस बात के लिए मोटिवेट करे कि हम जीवन जिएं और खुद को नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। आपके दिव्य भारत के माध्यम से भी मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। आप किसी भी परेशानी में फंस सकते हैं, कई बार डिप्रेशन हो सकता है, कई बार फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन हमेशा हमें ध्यान रखना है कि लाइफ में खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपनों की सहायता लेनी है, मानसिक रोग विशेषज्ञ की सहायता लेनी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने हैंड्स बढ़ाने हैं और जीवन को हमेशा कहना है हाँ। एक स्लीपिंग डिसऑर्डर भी आप इसमें ऐड कर दीजिए कि लोगों को नींद नहीं आ रही है, मोबाइल फोन का एडिक्शन हो गया, रात भर फेसबुक या इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं। हम अपने घरों में भी देखते हैं, 4 लोग बैठे हैं, आपस में बातचीत नहीं करते हैं, सिर्फ मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, रील्स का कंटेंट शेयर कर रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, सुबह की दिनचर्या इससे प्रभावित होती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप जरूर कुछ कहें। हाँ दिव्या, मुझे लगता है कि आपने बहुत बेहतर बात करी यहाँ पर कि इंटरनेट एडिक्शन जो है वो अपने आप में एक डिसऑर्डर है और उसमें लिमिट सेट करना और अपनी दिनचर्या को प्रभावित नहीं होने देना, उसमें सबसे बड़ा जो की पॉइंट है वो यही है। सीजोफ्रेनिया जैसे गंभीर डिसऑर्डर में इंसान को शक होता है कोई हमारे बारे में बातें कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है, कोई हमारे पीछे पड़ा है, 2 लोग मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। कई बार डिमेंशिया जैसे रोग हैं, उसमें इंसान को चीज़ें वो भूलने लगता है जो रिसेंट की है कि किससे मिला था अभी सुबह या शाम को क्या खाना खाया था। हमारे यूजुअली 65 साल के ये बात होता है, लेकिन वो कई बार अर्ली भी सकता है। तो डिमेंशिया जैसे रोग हैं, बच्चों में अति चंचलता है, वहाँ पर चीज़ें कंट्रोल के बाहर हो रही हैं, तो वहाँ पे भी आप साइकियाट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमारा डोमेन है वो बहुत ज़्यादा वाइड है और हम इसे समझ न होने की वजह से बहुत डिले होता है। हमारी भाषा में इसे ट्रीटमेंट गैप कहते हैं कि बीमारी शुरू होने से उसका उपचार लेने का जो समय है वो बहुत ज्यादा होता है दिव्या। तो जो लक्षण मैंने भी आप लोगों को बताए, उन लक्षणों को अगर आप किसी में देखें तो जरूर आप मनोचिकित्सक से सलाह लें ताकि उनका जो वैज्ञानिक ट्रीटमेंट हो सके, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सके। क्या हम एक नया नाम यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, सोशियोफोबिया? सोशियोफोबिया मुझे लगता है कि ये हमारे में डिफाइन इसे हमें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। सोशियोफोबिया में क्या होता है कि व्यक्ति को वो बाहर किसी गैदरिंग में जाने से बचता है, वो नए लोगों से मिलने में डरता है, उसे ऐसा लगता है लोग उसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं, लोग उसकी चलने का तरीका देख रहे हैं, लोग उसके बात करने का तरीका ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है और ये वेल साइकियाट्री में डिफाइन है। इसमें भी दवाओं और काउंसलिंग के माध्यम से काफी लाभ मिलता है। जी, आप यूपी के रहने वाले हैं जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा था, और मध्य प्रदेश आप MBBS करने आए थे, फिर आपने मास्टर्स भी किया। जी, फिर मास्टर्स करने के बाद आप फिर मध्य प्रदेश में आए काम के दौरान। अभी आप बंसल में काम कर रहे हैं और आपको काफी लंबा अंतराल हो गया है मध्य प्रदेश में। आप कह सकते हैं कि आप मध्य प्रदेश के बारे में। जी हाँ, नहीं, मैं मेरी जो जड़ें हैं वो यूपी से हैं, अदरवाइज मैं तो MP का ही हूँ। जन्मभूमि तो हमारी MP में एक जो भाषा है काफी फेमस है बुंदेलखंड में, जैसे कहते हैं कि आपको हमारे मध्य प्रदेश आके कैसो लग रहा है, जरा इसको बुंदेली अंदाज में दर्शकों को बताएं, क्योंकि इतने पेशेंट से तो मिलते हैं। तो कुछ बुंदेली आप सीख पाए हैं क्या मध्य प्रदेश की? हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस आता रहता है और बुंदेल रीजन के पेशेंट्स मेरे पास बहुत सारे आते हैं। जी। तो बुंदेली में अगर मैं कहूँ तो मैं कह पाऊंगा जो बहुत अच्छे से शायद कह पाऊंगा। ये आपने बड़ा कठिन काम सौंप दिया, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। डॉक्टर हम तुमरे लाने आए रहे, ऐसा करके कुछ बोलते हैं। लाने शब्द काफी यूज होता है, लाने आपके लिए के लिए शायद वो यूज होता है। डॉक्टर हम तुमसे मिलवे आए हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कई पेशेंट। तो आपने ट्राई किया कि उनकी नॉर्मल भाषा में ही आप उनका उपचार कर पाए? अब मुझे लगता है मैंने तो ये प्रयास नहीं किया, लेकिन आपने एक अच्छा आइडिया दिया है। मैं इससे सीखूंगा कि मैं अगर लोकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करूं तो हो सकता है चीजें ज्यादा बेनिफिशियल हो। हालांकि कई बार अगर हमारा शैक्षणिक स्तर, ग्रामीण स्तर, जो भी हम अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि हम समझा सके। कई बार जो साथ में लोग आते हैं तो हम उनसे अपनी बात बोल करके उनसे हेल्प ले लेते हैं कि आप ऐसे समझाएं, लेकिन हमारा मैसेज उन तक उस भाषा में जाना चाहिए जिस भाषा में वो समझ सके। कई बार आप ट्राई भी ऐसे कर सकते हैं कि काय भैया का परेशानी है, काय भैया का परेशानी है, ठीक है, इस तरीके से आपको उपचार तो अगली बार से मैं पूछूंगा काय भैया का परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसका भी यूज करें, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो मध्य प्रदेश की जो शान है बुंदेलखंड, उसको तो जरूर प्रमोट करना चाहिए। मैं बघेली बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ।
जी, आप ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल दिव्य भारत में, क्योंकि हमारा नाम ही दिव्य भारत है और हमारा भारत कई प्रदेशों की खूबसूरती से बना है, चाहे भाषा हो, कल्चर हो, सांस्कृतिक हो। तो भाषा का उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं। बघेली का कुछ बोलिए, 2 शब्द। बघेली में जैसे है आप कहाँ से हैं, तो बघेली में हम लोग बोलते हैं दादू तू कहाँ के आहे। वहाँ पे छोटे बच्चों को दादू बोलते हैं। तो बघेली तो मुझे बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल। मैं कुछ और रीवा भी में रहा हूँ, हाँ, तो बघेली में बहुत अच्छी समझता हूँ, बहुत अच्छी बोलता भी हूँ। और जो बघेलखंड से लोग आते हैं तो उनसे मुझे काफी आसानी होती है उनसे बात करने में। जब आप रीवा में MBBS कर रहे थे तभी भी वहाँ लोकल क्राउड भी होगा या कुछ शिक्षक भी होंगे, तो आपने रीवा सतना जो हमारा एक क्षेत्र है, वहाँ क्या देखा आपने, क्या खासियत लगी आपको उस क्षेत्र की? अरे विंध में मेरा जन्म हुआ है, वहीं से मैं पला बढ़ा हूँ और वहाँ से मैंने मॉडल स्कूल से पढ़ाई की है, फिर MBBS वहाँ से किया है और वहीं से वही मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भोपाल बन गई है, लेकिन रीवा हमेशा मेरे दिल के करीब है। वहाँ से लोग आते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है और कभी कभी लगता है कि यार ऐसा लगता है कि एक दिन मैं रीवा में जरूर जाऊंगा यहाँ पर छोड़ करके, क्योंकि वो अपना होता है ना, अपनी माटी अपना देश, तो वो वहीं पे मैं चूंकि बचपन पूरा वहीं पे रहा है। बहुत फेमस मंदिर भी है रीवा सतना में, मैयर करके, माँ शारदा का जो टेंपल, माँ शारदा का मंदिर है। इवन रीवा जो है हमारा अभी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। दर्शन किए हैं आपने माता? जी हाँ, कई बार। और वैसे रीवा की हम बात करें तो वहाँ पर हनुमान मंदिर बहुत फेमस है, चिरहुला नाथ स्वामी के नाम से वो फेमस है। और चित्रकूट भी उस एरिया से चित्रकूट भी है, वो सतना और यूपी के बॉर्डर में आता है। वो तो दिव्य जगह है, दिव्य भारत में हम बात कर रहे हैं कि वो दिव्य जगह है। और रीवा में अभी आप देखिए कि एयरपोर्ट भी हमारा शुरू हुआ है, तो रीवा का विकास तो बहुत तेजी से हो रहा है। बिल्कुल। क्रिकेट देखना भी डॉक्टर को काफी पसंद है। डॉक्टर त्रिवेदी, क्रिकेट से इतना लगाव क्यों? इसके लिए ये ऑस्ट्रेलिया भी अभी जा रहे हैं, हमारी रिसेंटली चर्चा हो रही थी और कई ग्राउंड्स में भी ये पहुंचे हैं जहाँ इन्हें इंडिया को प्रमोट किया है और जय हिंद जय भारत के नारे भी लगवाए। हाँ दिव्या, मुझे क्रिकेट से बड़ा लगाव है और बचपन से ही मैं खेलता आया हूँ। सचिन तेंदुलकर, सनत जयसूर्या, शेन वॉर्न, इन लोगों, ये मेरे बड़े फेवरेट क्रिकेटर्स रहे हैं। तो अभी मैं मैदान में जाकर के मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। मैंने वर्ल्ड कप में काफी मैचेस देखे और जैसा कि अभी आपने बताया कि बॉक्सिंग डे टेस्ट देखने में ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मेलबर्न, तो ये भी मेरे लिए बड़े गर्व के क्षण होंगे, क्योंकि ये क्रिकेट के ऐसे मैदान है जहाँ पर बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई। वहाँ पर मेरी इच्छा है कि जो शेन वॉर्न सर की स्टेचू है उनके साथ में मैं अपना फोटो खिंचाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो एक महान स्पिनर थे और उनको खेलते हुए देखना बड़ा सुकून देता था किसी भी क्रिकेट प्रेमी का। और मुझे लगता है कि 80s में जन्मे हुए जो भी लोग हैं उनके लिए शेन वॉर्न एक बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर है। जो आपका मास्टर्स हुआ है, कर्नाटका का एक बहुत फेमस और खूबसूरत शहर है मणिपाल, जहाँ पर कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज है, जो देश के 10 प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है। और उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसी जर्नी रही आपकी? यार वो जगह जन्नत है, बिल्कुल, ज्ञान बहता है जी। तो हमारे टीचर्स हैं मणिपाल के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के, वो चाहते हैं कि जब आप वहां से पढ़ करके निकले तो आप मरीज को वैज्ञानिक तरीकों से बेहतर ढंग से टॉप ट्रीटमेंट से ठीक करें। शोध पर बहुत ज्यादा काम होता है, इसलिए आप देखें कि पिछले कई डिकेड से उस कॉलेज का जो रैंक है वो टॉप 10 से तक नहीं हटा। और डिसिप्लिन के मामले में 1 नंबर, काम के मामले में 1 नंबर। इतना ह्यूज हॉस्पिटल है, 3000 बेड का, और वो बेड्स कभी खाली नहीं रहते, इतना हाई डिमांड पर है। और आप अगर वहां पर कमतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वहां पर आप नहीं पास हो सकते किसी भी प्रकार से। मानवीय बैकग्राउंड पढ़ाई में पास होने के लिए नहीं है, वहां पर शिक्षा मतलब शिक्षा। तो निश्चित तौर पर मैं अपने गुरुओं को आपके पॉडकास्ट के माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपके सानिध्य में पढ़ने का मौका मिला। डॉक्टर PS शर्मा मेरे गुरु थे, जो कि विश्व में फेमस हैं अपने एकेडमिक्स के लिए। डॉक्टर ऋषिकेश बहरे, डॉक्टर अविनाश कामत, डॉक्टर हरिदास, इनका मैं चेला था वहां पर, और इन्होंने मुझे साइकेट्री की ABCD पढ़ाई बस। और रोचक इसलिए था कि आप देखिए कि साइकेट्री में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो वहां पर मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम भाषा कन्नड़ में बात करनी होती थी, बिकॉज वहां पे लोकल लैंग्वेज कन्नड़ है। सीखा आपने? जी हाँ, वहां पर सीखा, टूटी फूटी बोलने भी लगा और समझने काफी लगा, जिसकी वजह से चीजें हो जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पे टीचिंग में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हाईली डिसिप्लिन, कहीं से कहीं तक उसमें कोई दो राय नहीं है।
तो कन्नड़ भाषा में सीखना बहुत टफ काम होता था, क्योंकि पेशेंट के साथ साथ पहले ये लगता था कि यार, और हमारी जो हिस्ट्री शीट है वो काफी लंबी होती थी और जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था। तो वो अगर हमें उसे फुल करना है तो हमें समझना पड़ता था कि पेशेंट क्या बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ की टीचिंग इतनी प्रोफेशनल, पेशेवर तरीके से है कि मैंने अगर एक पेशेंट के रूप में आपसे बात की, अपने नोट्स बनाए, तो वही चीजें मुझे अपने टीचर के सामने बोलनी होंगी, वो पेशेंट बताएगा। तो डिफर नहीं होनी चाहिए कि आपने सिर्फ फुलफिल करने के लिए भर दिया। तो काफी मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत अच्छी शिक्षा मिली, बहुत अच्छा वेदर रहता है वहां पर। वो वेस्टर्न घाट में है और मुझे लगता है कि भारत के वो खूबसूरत स्थानों में से एक है। अरब सागर के किनारे ही हमारा कॉलेज है और मुश्किल से मुझे लगता है कि 7-8 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। और देश के बड़े ही पौराणिक शहर उडुपी जिले में वो आता है, जहाँ का कृष्ण मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। जी जी, तो मतलब एक बहुत खूबसूरत याद के तौर पे आपके जीवन में हमेशा वो कॉलेज रहेगा। और कॉलेज लाइफ तो वाकई में सबकी बहुत खूबसूरत होती है और हमारा जीवन में जो स्कूल होता है उसे गोल्डन एज कहा जाता है कि हमारा गोल्डन लाइफ है। और उसके बाद कॉलेज वैसा रहता है, बाकी फिर तमाम परेशानियां जीवन में तो चलती रहती हैं जिंदगी में। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग में रील्स कंटेंट काफी बन रहे हैं आजकल के जो युवाओं हैं, रील्स को ही अपना भविष्य बना रहे, कई उससे पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन किस हद तक ये सब कुछ सही है कि आप अपना मेन प्रोफेशन छोड़ के अगर आप रील्स बना रहे हो, वीडियोस बना रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो कहाँ तक ये सब सही है? देखिए, अगेन जो बाउंड्रीज हैं वो तो हमें समझनी पड़ेगी दिव्या। जो रील्स की बात है, रील्स जो बेस्ड है वो हमारे डोपामिन हिट्स पर बेस्ड है। हमें किक देने के लिए बनाया गया और जितना शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा उतना ज्यादा हमें बेहतर फील होता है, डोपामिन रिलीज होता है। और कई नकारात्मक परिणाम भी देखे गए हैं, कई डेथ्स हुई हैं इसमें, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं या वीडियो बनाने के लिए वो किसी पानी वाली जगह में गए हैं तो बहाव में बह गए, तो ये दुर्घटनाएं भी इससे हो रही है। देखिए, वही मैंने आपसे कहा कि हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए तो हमें विवेकवान होना होगा। समस्या ये है कि इसे बहुत सारे लोग बना रहे हैं और ऐसा प्रचारित होता है कि इससे हम लोग बहुत सारा लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, रातों रात फेमस हो सकते हैं, वायरल हो रहे हैं। यार, वहां पे एक लड़का था, उसने सिंपल किया, अब रातों रात फेमस हो गए, उसकी मदद के लिए कोई इतने लोग आ रहे हैं, उसको इतने करोड़ की सहायता मिल गई। तो एक दिमाग में आता है कि यार मैं भी कुछ ऐसा सनसनीखेज करूं तो बढ़िया सा मैं भी फेमस हो जाऊंगा, मेरे को लोग भी जानने लगेंगे। तो मेरी असुरक्षा की जो भावना है कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे वैलिडेट करें, मेरे कामों को वैलिडेट करें, इसकी वजह से हम लोग इसमें जाते हैं और अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं कि कहाँ पे हमें रोकना है। टेक्नोलॉजी का यूज तभी तक सक्सेसफुल है जब वो हमारे मनोरंजन का साधन बने, जब वो हमारे ज्ञान का साधन बन सके और जो हमें अपडेट करने में मदद करे। जैसे ही टेक्नोलॉजी का यूज हमारे जीवन में विध्वंसात्मक लक्षण उत्पन्न करने लगे, इसका मतलब है कि हम फंडामेंटली गड़बड़ कर रहे हैं। मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा में क्या अंतर है? मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा को आप कैसे परिभाषित करेंगे, जरा दर्शकों को बताइए। यार, ये आपने मुझे लगता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। अक्सर होता ये है कि हम लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, साइकोलॉजी, साइकेट्री। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो साइकेट्री है उसकी मदर ब्रांच है मेडिसिन। आम भाषा में कहें तो वो डॉक्टरी की एक शाखा है। और अगर हम मनोविज्ञान की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, तो इसकी मदर ब्रांच जो है वो फिलॉसफी है। दोनों लगभग काम एक दूसरे के साथ में मिलकर करते हैं, लेकिन जो उसकी ट्रेनिंग है, उसके पर्पस हैं, वो थोड़ा सा डिफर करते हैं। साइकेट्री जो डील करती है वो न्यूरोकेमिकल चेंजेस और जो बायोलॉजिकल चेंजेस हमारे ब्रेन में, बॉडी में आते हैं, उन पर काम करती है। और जो मनोविज्ञान है, चूंकि ये दर्शन से रिलेटेड विषय है, तो वो मनोविज्ञान भावनात्मक व्यवहार के तरीकों पर को असेस करके ज्यादा काम करता है। लेकिन जो अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो ये दोनों पहिए बहुत जरूरी हैं। जो मानसिक रोग विशेषज्ञ, साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, उन्हें मनोविज्ञान की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। आप आम भाषा में समझ सकते हैं कि जो साइकियाट्रिस्ट है उसने मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया हुआ होता है। दर्शन का जो विषय है वो भी उसे पढ़ाया जाता है। उस विषय को हम क्लिनिकली कैसे यूज कर सकते हैं, ब्रेन में कौन से केमिकल चेंजेस आए हैं, कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा व्यवहार जो है वो प्रभावित हो रहा है, उन पर हम काम करते हैं। और मनोवैज्ञानिक या हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो उसमें MA, MPhil साइकोलॉजी ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पर हम थॉट प्रोसेस को मॉडिफाई करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसे वाक्य जो आप दर्शकों को बताना चाहें जिनसे उनका मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और हैप्पीनेस भी उनमें बढ़े और एक नई ऊर्जा का संचार हो आपके माध्यम से? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि मेंटल हेल्थ जो है वो हेल्थ का ही एक पार्ट है। कुछ भी डिफरेंट नहीं है कि शरीर अलग है, मन अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं।
मानसिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य का हिस्सा है और वो आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक लक्षणों के रूप में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा जो अगर आप में हैं तो उन लक्षणों को आप समझ करके आप किसी परिजन को, अपने को वहां पर हेल्प कर सकते हैं। जैसे मन का लगातार दुखी रहना, कई बार इरिटेशन बहुत लंबे समय तक बने रहना, जीवन के प्रति निराशा का विचार आना, बार बार ताले चेक करना, हाथ धोना, ऐसा लगना कि कुछ ना कुछ मेरे साथ अनिष्ट होने वाला है। बहुत सारे कई बार केसेस ऐसे प्रेजेंट होते हैं कि उनको चक्कर आते रहते हैं, उनको एक हेडेक सा बना रहता है, जांचों के बाद चीजें नॉर्मल आ रही हैं। कई बार बॉडी के पेन्स भी शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रेजेंट होते हैं और हम जांच कराते हुए घूमते रहते हैं, तो वो भी डिप्रेशन की वजह से हो सकते हैं। साथ ही साथ कई बार जो हमारे आंतों की गति, हमें डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये भी मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ हो सकता है। बिल्कुल। वैसे तो प्रश्न मेरे खत्म नहीं हो रहे हैं, चर्चाएं भी बढ़ती जा रही है, लेकिन समय का भी अभाव है। फिर किसी और अन्य विषय पर हम चर्चा करेंगे आपसे चर्चा करना हमेशा बेहद सुखी भी होता है और माइंड भी रिफ्रेश होता है और नई नई बातें जानने को मिलती हैं। तो हम चाहेंगे दिव्य भारत के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू दिव्या। आपने मुझे लगता है मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए कि मेंटल हेल्थ पर लोग बात करना पसंद नहीं करते। आपने मेंटल हेल्थ पर काम करने के लिए मुझे बुलाया, मेंटल हेल्थ पर बात करने के लिए बुलाया, इतना समय आपने दिया, तो आपको ज्यादा बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। ये तो डॉक्टर का बड़प्पन है कि वो हमें धन्यवाद कह रहे हैं। वाकई में आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य भारत में जुड़ने के लिए। दिव्य भारत के सभी दर्शकों से हम प्रॉमिस करते हैं ऐसे ही बेहद महत्वपूर्ण विषय जो आपके लिए जानना जरूरी है। इससे पहले हमने डॉक्टर प्रोफेसर के.जी. सुरेश से बात करी, जिन्होंने मीडिया जगत, मीडिया साहित्य के बारे में बात की। अभी हम डॉक्टर त्रिवेदी से बात कर रहे हैं और डॉक्टर त्रिवेदी ने मेंटल हेल्थ, मनोचिकित्सा, मनोविज्ञान को अपनी भाषा में परिभाषित किया और तमाम तरीके की उनके जीवन की भी जो जर्नी रही है उसको भी बताया। ऐसे ही और पर्सनालिटी से हम आपको मिलाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।